नमस्कार दोस्तों, एनआरए एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन इतिहास, भारत के प्राचीन इतिहास की वीडियो सीरीज का आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। अपने पहले वीडियो में हमने ये देखा था कि जो इतिहास को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। वैसे तो अगर इतिहास को अगर आप शुरू से देखें तो सबसे पहले उसका डिवीज़न 2 पार्ट में होता है, एक भारत का इतिहास, दूसरा विश्व का इतिहास। अब भारत के इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो अपने पहले वीडियो में हमने ये देखा था कि प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। मतलब हमने उस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास के पूरे चैप्टर या पूरे टॉपिक डिस्कस किए थे और ये देखा था कि उनमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। उसी वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो हमारा पहला टॉपिक होगा प्राचीन भारतीय इतिहास में, वो होगा इतिहास को जानने के स्रोत। ये हमारा पहला टॉपिक था। आज इसी टॉपिक पे हमारा ये पूरा वीडियो होगा। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा पहला चैप्टर है इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। अब जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है इतिहास को जानने के स्रोत। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक राजा था, उसका बेटे का क्या नाम था, तो आप सिंपल सा आंसर देंगे बिंबिसार। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि सिकंदर तो आज से करीब 2500 साल पहले भारत पे आक्रमण करके चला गया, तो उसके बारे में आपको कैसे पता है? आप या हम उस टाइम तो थे नहीं, हमारी उम्र भी मुश्किल से 20 साल, 25 साल या 30 साल इसी के रेंज में होगी। तो हमें कैसे पता है कि सिकंदर मतलब यूरोप से कोई व्यक्ति आके आज से 2500 साल पहले भारत पे आक्रमण किया था और भारत में एक पोरस नाम के राजा से उसकी लड़ाई हुई थी? ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता है? तो ये सारी चीज़ें हमें इसलिए पता है क्योंकि कुछ विवरण, कुछ किताबें, कुछ पुरातात्विक स्रोत ऐसे हमारे पास उपलब्ध हैं जिसके कारण हम जान सकते हैं कि आज के 2500-3000 साल पहले, 4000 साल पहले क्या हुआ होगा। तो जो ये हमारा पहला चैप्टर है, बस यही इसी चीज़ के बारे में डिस्कस यहाँ पे हम करेंगे कि जो इतिहास है, जो हमारी प्राचीन चीज़ें रही हैं, प्राचीन काल में जो घटनाएं हुई हैं, उनको जानने के क्या स्रोत हैं। तो जो हमारे स्रोत हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के या इतिहास को जानने के, उसको पूरे स्रोत को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक हमारा स्रोत होता है पुरातात्विक और दूसरा स्रोत होता है साहित्यिक। हम इतिहास के जानने के स्रोत को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, पुरातात्विक, साहित्यिक। आइए आगे देखते हैं। अब पुरातात्विक जो स्रोत है उसको भी हम कई पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं। जैसे जो पहला होता है अभिलेख। अभिलेख में क्या क्या होता है? शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में सुना भी होगा, अशोक के शिलालेख, अशोक के स्तंभलेख। इस तरीके से जो हमारा सबसे पहला साक्ष्य या साधन है इतिहास को जानने का, वो अभिलेख। अभिलेख का मतलब ही होता है स्क्रिप्ट, मतलब कि जैसे जो पत्थरों पे जो प्राचीन काल में उत्कीर्ण करवाए जाते थे। आज भी आपने देखा होगा कि घरों के बाहर एक संगमरमर की छोटी सी प्लेट लगी हुई होती है और उस पर घर के मालिक का नाम या कुछ इस तरीके, या कहीं भी आप बाहर किसी बड़ी प्लेस या किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे गए होंगे तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि एक संगमरमर की प्लेट पे नाम लिखवाया जाता है, या कोई सड़क बनती है तो वहाँ पर भी आपने इस तरीके की चीज़ें देखी होगी। मतलब जो भी नेता मंत्री लोग नई चीज़ों का इनॉर्गेनेशन करते हैं तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि संगमरमर की एक प्लेट पे सारी चीज़ें लिखी होती है कि फलाना मंत्री द्वारा या चिलाना मंत्री द्वारा इस चीज़ का उद्घाटन किया गया। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। शिलालेख का मतलब सीधा सीधा पत्थर पे लिखी हुई चीज़। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। शिलालेख, शिलालेख का मतलब कि मान लीजिए ऐसे पत्थर का एक चौकोर, एक पट्टी बना दी जाती थी और उस पर हथौड़ी और छेनी या जो लोहे की, जो आपने देखा होगा एक हथियार होता है, उसके द्वारा उस पर उत्कीर्ण कर दिए जाते हैं जो भी चीज़ें लिखनी होती है उस व्यक्ति को, मतलब जो भी उसको लिखवा रहा होता है। स्तंभ लेख मतलब वही चीज़, सेम वही कहानी वहाँ पर भी रहेगी, वहाँ पर भी लेखनी ही होगी, बस उसको शिला की जगह एक स्तंभ होगा इस टाइप का, ऐसा खड़ा पिलर टाइप का, इस पर वो सारी चीज़ें लिखवा दी जाएंगी। गुहा लेख का मतलब होता है जो गुफाओं में लेख हैं, मतलब जैसे कि अजंता वगैरह, एलोरा की गुफाएं आपने सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। उसमें क्या है कि वहाँ गुफाओं के अंदर जो गुफा की दीवारें हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, तो ये गुहा लेख हो गया।
तो ये हमारा सबसे पहला साधन होता है इतिहास को जानने के लिए। जो दूसरा हमारा साधन है स्मारक भवन। बहुत सारे प्राचीन स्मारक होते हैं, भवन होते हैं, जैसे आपने सांची का स्तूप सुना होगा। कांचीपुरम में बहुत सारे प्राचीन इमारतें आपको मिल जाएंगी, कांचीपुरम जो कि दक्षिण भारत में है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्मारक में, और बहुत सारे प्राचीन भवन होते हैं, उनसे भी हमें कुछ कुछ जानकारी मिलती है कि उस टाइम किस तरीके की व्यवस्था, किस टाइप की अर्थव्यवस्था, किस टाइप का समाज रहा होगा। एक जो हमारा तीसरा साधन होता है चित्रकला। चित्रकला में वही चीज़ें कि जैसे मान लीजिए कोई गुफा है, या जैसे अगर मान लीजिए आप पेन पे कोई चित्र बना के, पेन कागज़ पे कोई चित्र बना के रख देते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत सेफ्टी के साथ भी रखा गया होगा तो कितने दिन चलेगा? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, इतने के बाद वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो पत्थरों पे जो चित्र बने होते थे वो 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार साल, 5-5 हज़ार साल, इतने पुराने वो सुरक्षित रहते हैं। जैसे कि अभी दुनिया का एक सबसे प्राचीन चित्र मिला है इंडोनेशिया की एक गुफा में, सूअर का। मतलब वहाँ की जो गुफा है इंडोनेशिया में, उसमें गुफा की दीवारों पे सूअर का चित्र मिला है। तो इस तरीके से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साधन होते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के बारे में। हमारे देश में अजंता जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पे भी कुछ इस तरीके की चित्रकारी है। ठीक है। अगला जो हमारा साधन है सिक्के। ये बहुत इंपॉर्टेंट साधन होते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमें संबंधित, मतलब जैसे सिक्के कौन जारी करवाता है या सिक्के कौन बनवाता है? राजा। जैसे आज के टाइम में सरकारें बनवाती हैं, कोई आम व्यक्ति तो सिक्के नहीं बनवा सकता। तो उसी टाइप से उस टाइम जो राजा महाराजा होते थे वही लोग सिक्के बनवाते थे, ढलवाते थे। तो सिक्कों से हमें उस टाइम की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है कि उस टाइम की अर्थव्यवस्था कितनी थी। लोग गरीब होते थे, धनी होते थे, साम्राज्य कमज़ोर होते थे, मजबूत होते थे। मतलब जिसके पास ज़्यादा धन वो मजबूत, जिसके पास कम धन वो कमज़ोर। अब जैसे मान लीजिए कि कोई राजा है, उसने सोने के बहुत सारे सिक्के जारी करवाए, तो सिंपल सी बात है कि उसके पास धन, पैसा बहुत है, और जब पैसा है तो वो शक्तिशाली है। तो इसका यही मतलब हुआ। अगर कोई कमज़ोर राजा है तो वो तांबे के सिक्के जारी करवाएगा, या फिर कोई निम्न स्तर की धातु के सिक्के बनवाएगा, तो उससे उसकी स्थिति का पता चलता है। अब जैसे ये यहाँ पे IVC मैंने लिख दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ से टेराकोटा एक सिक्का मिलता है। ये मिट्टी के सिक्के होते हैं टेराकोटा नाम से, मतलब उनका टेराकोटा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि टेराकोटा का संबंध किससे है, तो आपको आंसर करना होगा सिंधु घाटी सभ्यता। मौर्य काल में 3-4 टाइप के सिक्के, जैसे आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के, पण सिक्के। ये जो पंचमार्क सिक्के, ये 5 धातुओं के मिश्रण होते थे, मतलब 5 अलग अलग धातुओं को मिक्स करके एक ही में उनसे सिक्का डाल दिया जाता था। तो मौर्य काल में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि आहत सिक्कों का संबंध किससे? ऑप्शन में मौर्य, गुप्त, कुषाण, इस तरीके से 4-5 ऑप्शन दे दिया जाएगा, और उसको आपको आंसर लगाना होगा। तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका मौर्य। ठीक है। फिर यूनानी सिक्के। आप देखते हैं कि भारत में यूनानी आक्रमण भी प्राचीन काल में होने लगते हैं। मौर्यों के बाद उसके पहले भी कुछ आक्रमण हुए रहते हैं। तो जब भारत में यूनानी साम्राज्य, ये मैं आपको हिस्ट्री में एक चैप्टर भी है, जब मैंने आपका सिलेबस डिस्कस किया था तो उसमें एक बाकायदा एक चैप्टर ही है कि प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। तो वहाँ पे हम यूनानी आक्रमण पढ़ेंगे। यूनानी आक्रमण में मतलब जो यूनान से आने वाले लोग थे, वो जब भारत में आए, उन्होंने यहाँ आक्रमण किया, जीता, और यहाँ पे अपना साम्राज्य विस्तार किया। तो उन लोगों ने भी सिक्के चलवाए। तो उनके सिक्कों से भी हमें काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है प्राचीन भारत के बारे में। अब यूनानी सिक्के, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के इन्हीं लोगों ने जारी किए थे, यूनानियों ने। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो यूनानी दे देगा, कुषाण, सातवाहन, मौर्य। तो वहाँ पे आपको यूनानी आंसर लगाना होगा। फिर कुषाण, कनिष्क का नाम सुना होगा आपने, प्राचीन भारत का एक बहुत ही शक्तिशाली और वैभवशाली राजा कनिष्क। कुषाण वंश से उसका संबंध था, तो इसने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि प्राचीन भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो कुषाणों ने चलवाए, कनिष्क के टाइम में चली। फिर सातवाहन शासक। आप देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य जब टूटने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, तो उसके बाद शुंग वंश की स्थापना होती है, और शुंग जब कमज़ोर होने लगते हैं तो सातवाहन वंश की स्थापना होती है। इन लोगों ने भी सिक्के चलवाए, शीशे के सिक्के। अब शीशे का मतलब यहाँ पे आप वो जो शीशा देखने वाला ऐनक होता है वो मत समझ लीजिएगा। शीशा एक धातु होती है, मिश्र धातु होती है। तो उसके सिक्के इन लोगों ने चलवाए, सातवाहनों ने। फिर गुप्तों के टाइम में बहुत सारे सिक्के चले। सबसे ज़्यादा सिक्के गुप्त वंश के ही टाइम में चले। यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सिक्के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साधन होते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्रोत होते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानने के लिए।
ठीक है। अब कुछ अन्य साधन भी हो गए, जैसे मृदभांड हो गया। मृदभांड का मतलब मिट्टी से बने हुए बर्तन। जीवाश्म हो गए, कुछ प्राचीन जीवाश्म, जैसे जब आप इसके अगले बात का जो चैप्टर है वो है पाषाण काल, मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास में जो हमारा पहला चैप्टर तो ये हो गया इतिहास को जानने के स्रोत। दूसरा चैप्टर होता है पाषाण काल, तीसरा सिंधु घाटी सभ्यता। तो जो दूसरा चैप्टर है हमारा पाषाण काल, तो उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यही जो जीवाश्म मिलते हैं हमें, कहीं कहीं से मिले हैं, मध्य प्रदेश से मिले हैं, दक्षिण भारत के कुछ और राज्यों से मिले हैं। तो उन जीवाश्मों से हम पाषाण काल के बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। औजार, मतलब पत्थर के औजार, पाषाण काल से जो पाषाणकालीन स्थल हैं भारत में, उससे पत्थर के बहुत सारे औजार मिले हैं। तो इससे हमें उस टाइम के पाषाण काल के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है। खाद्य मतलब कहीं से गेहूं के अवशेष, कहीं से जौ के अवशेष, और बहुत सारी चीज़ें, अन्य में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर एक एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा कि कहाँ से क्या क्या चीज़ मिली है। तो वो सारी चीज़ें, मतलब यहाँ पे आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं और उनसे किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। आप जब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी तो फैक्ट आपको अपने आप याद हो जाएंगे। यहाँ इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपको फैक्ट रटवाना नहीं है, आपकी एक समझ विकसित करनी है इस टॉपिक पे, विशेषकर इस टॉपिक पे। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हैं, बस इस तरीके से चीज़ों को रखा है ताकि आपकी एक अच्छी समझ डेवलप हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख ली। तो ये तो हो गए पूरा तात्विक स्रोत। ये मैंने आपको पूरा तात्विक स्रोत के बारे में बताया कि इतनी सारी चीज़ें पूरा तात्विक स्रोत में आ जाती है। अब जो हमने दूसरा देखा था साहित्यिक स्रोत, तो साहित्यिक स्रोत भी हैं। अब साहित्यिक स्रोत को भी दो पार्ट में डिवाइड करके देखा जाता है, एक देसी, दूसरा विदेशी। मतलब देसी मतलब वो कि जो हमारे देश के लोगों ने लिखे। साहित्यिक मतलब क्या होता है? किताबें, सीधा सा उसका यही मतलब हो गया। तो साहित्यिक में भी दो टाइप की किताबें हो गई, देसी, विदेशी। देसी का मतलब जिसको भारत के लोगों ने लिखा, विदेशी का मतलब जिसको विदेशियों ने लिखा। देसी जो हमारी देसी साहित्य है, देसी किताबें हैं, उनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक धार्मिक, एक गैर धार्मिक। तो धार्मिक में आपको क्या है कि बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, और वैदिक मतलब जो हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथ है। तो इन ग्रंथों से भी तो हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। जैसे भारत में 16 महाजनपद हैं, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें एक बौद्ध ग्रंथ है, एक जैन ग्रंथ भगवती सूत्र नाम से एक जैन ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय नाम से एक बौद्ध ग्रंथ है। वहाँ से हमें ये पता चलता है कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। तो ये एक बहुत अच्छे स्रोत हैं, बहुत ही इस पर मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये स्रोत काफ़ी अच्छी जानकारी देते हैं, काफ़ी सात्विक सत्य पे आधारित जानकारी देते हैं। वैदिक स्रोत हैं, वैदिक स्रोत में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जो अभी आपको नीचे में पढ़ाऊँगा। फिर कुछ गैर धार्मिक स्रोत है। गैर धार्मिक में क्या आ गया कि जैसे अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र किसकी किताब है? कौटिल्य की। इससे हमें मौर्य काल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। मनुस्मृति है, ये हालांकि बहुत विवादित किताब है, लेकिन उस टाइम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए एक बहुत अच्छा स्रोत भी है। तो हम उस विवाद को अलग रखेंगे और इसको एक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की किताब है, इनके राइटर विशाखा दत्त हैं। इनके बारे में भी, इस किताब से भी हमें मौर्य काल के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिलती है। फिर कालिदास की रचनाएं हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम हो गई, मालविका अग्निमित्रम हो गई, और भी कालिदास की बहुत सारी रचना है। तो उससे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिलती है। और ये जो गैर धार्मिक है, इसमें 85 किताबों का नाम मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन उद्देश्य यहाँ ये है ही नहीं कि आपको फैक्ट बहुत सारे फैक्ट देख के आपका दिमाग का कचरा कर दिया जाए। इस पूरे लेक्चर का, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस पूरे लेक्चर का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आपको इस टॉपिक के बारे में, जो हमारा इतिहास को जानने के स्रोत, क्योंकि अगर मान लीजिए आप PCS मेंस में बैठते हैं या UPSC का भी मेंस में बैठते हैं, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे सीधे बन जाते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के क्या स्रोत हैं, उसके बारे में टिप्पणी लिखी। अब इसमें 100 शब्द में भी आ सकते हैं, 200 शब्द में भी, 500 शब्द में भी, 1000 शब्द में भी। इतनी ही सारी चीज़ें आप 1000 शब्द में भी बना के लिख सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी भी आप डिटेल 4-4, 5-5 लाइन लिखेंगे तो आपके 1000 शब्द बन जाएंगे। तो इसलिए
आप एक समझ पहले विकसित कर लें इस पर, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो गैर धार्मिक हमने समझ लिया कि ये सारी धार्मिक में मुख्यतः बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और वैदिक ग्रंथ। ठीक है, अब ये तो देसी हो गए, इतना मैंने जो आपको बताया पूरा कथा कहानी ये देसी। अब विदेशी में क्या है, विदेशी में देखिए 3 हो गए, 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर देते हैं, यूनानी, अरबी और चीनी। कुछ यूनानी यात्री आए, यूनानी विद्वान आए भारत में, उन लोगों ने भी भारत के इतिहास, भारत के बारे में काफ़ी जानकारी दी अपने समय के बारे में, तो उससे भी हमें जानकारी मिलती है। कुछ अरबी आए, कुछ चीनी आए, तो उनके बारे में भी हम यहाँ नीचे भी देखेंगे कि कौन कौन लोग आए थे और उन्होंने किस तरीके की किस किस समय आए और क्या क्या जानकारियाँ मिलती है। अब जैसे बौद्ध ग्रंथ, जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया था कि बौद्ध धार्मिक स्रोत में बौद्ध मैंने पहला लिखा था, तो बौद्ध ग्रंथ में क्या क्या आ जाएगा, सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है, जातक है, अंगुत्तर निकाय है, और भी बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ हैं। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ भी लिए जाते हैं कि सुत्त पिटक का संबंध किससे है, या फिर बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं, तो सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। फिर बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में जानकारी अभिधम्म पिटक से। ये सारी चीज़ें मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा, मतलब उसका एक अलग ही चैप्टर होगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, वो सारी चीज़ें तब पढ़ाऊंगा। यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा आप एक समझ डेवलप कर लीजिए अपनी। जातक कथाएं हैं, अंगुत्तर निकाय है, तो ये सारे बौद्ध ग्रंथ हो गए। जैन ग्रंथ में क्या क्या आ जाएगा, 12 अंग, 12 उपांग, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, ये सारी चीज़ें जैन ग्रंथ में आ जाएंगी। वैदिक ग्रंथ में क्या आ जाएगा, वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, इसमें तो बहुत सारी किताबें हैं, आप जानते भी होंगे। तो ये वैदिक ग्रंथ हो गए। ठीक है, ये सारी ही चीज़ें क्या है, ये प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत हैं। ठीक है, अब कुछ यूनानी, अब ये यूनानी कहाँ से आ गए भाई, हमारे प्राचीन भारत में यूरोप से भी तो लोग आए थे, सिकंदर के साथ कुछ विद्वान आए थे, उन्होंने उस टाइम के बारे में, भारत के बारे में चीज़ें लिखी कि किस टाइप का समाज है, किस टाइप के राजा महाराजा लोग हैं, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ से भी थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें मिल जाती है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल, मेगास्थनीज बहुत ही फेमस, कौन था ये, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कहाँ आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो ये बहुत बड़ा दार्शनिक था, इसने एक इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी, उससे उस टाइम के भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। हेलियोडोरस है, जो विदिशा, मध्य प्रदेश में विदिशा नामक स्थान है, वहाँ पे गरुड़ स्तंभ है, उसकी स्थापना इसी ने करवाई थी, हेलियोडोरस ने। इसने, इसके भी कुछ किताबें हैं, कुछ विवरण हैं, वहाँ से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है। डाइमेकस है, मार्कोपोलो है, मार्कोपोलो इटली का यात्री था, आप जानते हैं, यात्रियों में इसको राजकुमार भी बोला जाता है। हालांकि ये चीन की यात्रा पे गया था, लेकिन चूंकि प्राचीन भारत में हमारा व्यापार चीन के साथ भी होता था, तो इसने चीन के साथ साथ इनडायरेक्टली रूप से थोड़ा बहुत जानकारी भारत की भी दे दी है। तो इसकी जो किताब है वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे भारतीय इतिहास के लिए। एक और बुक है, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, इससे, ये जो बुक है इसका कोई राइटर का नाम पता नहीं है, लेकिन इस बुक से भारत के कुछ प्राचीन बंदरगाहों के बारे में जानकारी मिलती है, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, तो इससे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो अगला हमारा स्रोत है, कुछ चीनी यात्री भी आए थे, जैसे फाहियान आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मतलब गुप्त वंश के टाइम में आया था, हेनसोंग आया था हर्षवर्धन के टाइम में, इत्सिंग भी लगभग हर्षवर्धन के ही आसपास आया था। तो ये कुछ चीनी यात्री थे, इन लोगों ने भी कुछ किताबें लिखी, और इन किताबों से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिलती है। ठीक है, जो हमारे अगले हैं अरबी हैं, कुछ अरबी लेखक भी आए, ये हालांकि काफ़ी बाद में आए, जब भारत में अरबियों का, मुसलमानों का आक्रमण चालू होता है मध्यकाल में। लेकिन ये मध्यकाल क्या था, ये प्राचीन काल का अंत ही तो था, तभी तो मध्यकाल चालू हुआ था। तो समाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है, का राजा कोई रहे, चाहे वो मुस्लिम शासक रहे चाहे हिंदू शासक रहे, समाज लगभग जैसा का तैसा ही रहता है। तो थोड़े बहुत परिवर्तन आते हैं। तो इन लोगों ने भी भारतीय समाज के बारे में काफ़ी जानकारी दी है। अलबर्नी हो गया, इब्न बतूता हो गया, अल मसूदी हो गया, अब्दुल रज्जाक हो गया, ये सारे कौन थे, ये अरबी यात्री थे। इनको अरबी दार्शनिक भी बोल सकते हैं, अरबी विद्वान भी बोल सकते हैं, क्योंकि आए तो थे ये अपने अपने, जैसे अलबर्नी मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, इसमें कुछ लोग गोरी के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ भी आए थे, कुछ लोग बाद में सल्तनत काल में आए, फिर कुछ लोग बाद में मुग़ल काल में आए। तो इन लोगों ने भी काफ़ी अच्छी खासी जानकारी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में दी है। तो इस तरीके से आप देखते हैं
कि जो हमारा इतिहास का जो हमारा पहला चैप्टर है, हालांकि वीडियो तो दूसरा है लेकिन चैप्टर पहला है, क्योंकि पहले वीडियो में हमने सिर्फ सिलेबस डिस्कस किया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास में हमें क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे पढ़नी है। ये हमारा आज पहला चैप्टर है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में ना आई हो तो इस वीडियो को कम से कम आप 3 से 4 बार देखें, बार बार देखें, और कहीं किसी बुक, कोई अच्छी बुक से भी MCQ लगाने की कोशिश करें। तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। थोड़ा सा फिर से इसको हम देख लेते हैं एक बार, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के 2 स्रोत, पुरातात्विक, साहित्यिक। पुरातात्विक में कौन कौन से? अभिलेख हो गए, स्मारक हो गए, चित्रकला हो गई, सिक्के हो गए और कुछ अन्य साधन हो गए। साहित्यिक में क्या क्या हो गए? देसी हो गए, विदेशी हो गए। देसी में धार्मिक, गैर धार्मिक। विदेशी में यूनानी, अरबी, चीनी। धार्मिक में बौद्ध, जैन, वैदिक। गैर धार्मिक में अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर बौद्ध ग्रंथ, तो कुछ बौद्ध ग्रंथों के बारे में हमने जाना कि इनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। जैन ग्रंथ, वैदिक ग्रंथ, यूनानी ग्रंथ, चीनी ग्रंथ, अरबी ग्रंथ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय जो हमारा भारत का प्राचीन इतिहास है उसके बारे में हमें इस तरीके से इन सारी चीज़ों से जानकारी मिलती है। देखिए, हम ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं। मान लीजिए कि अभी आप 11th-12th में हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं। भविष्य में अगर आप हिस्ट्री में अपना ग्रेजुएशन करते हैं, MA करते हैं, PhD करते हैं, मान लीजिए हिस्ट्री में आप PhD करने चले गए, किसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया और हिस्ट्री में आप PhD करने चले गए, तो अब वहाँ पे आपको किताबें पढ़नी नहीं है, अब आपको वहाँ रिसर्च करना है, खोजना है। आप कैसे खोजेंगे? आप कोई नई चीज़ कैसे बताएंगे? ये सारी चीज़ें हमें किसने बताई? इन्हीं PhD स्कॉलर्स ने ही तो बताई कि भाई ये जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ से हमें ये जानकारी मिलती है, जैन ग्रंथ से ये मैंने तो ना तो बौद्ध ग्रंथ पढ़ा है, ना आपने पढ़ा है, ना तो जैन ग्रंथ पढ़ा है, और ना ही वैदिक रामायण महाभारत छोड़ के वैदिक में भी कोई हमने किताबें नहीं पढ़ी है। इवन गीता तक भी बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ी होती है। तो हमें कैसे पता चलता है कि प्राचीन भारत में ये सारी चीज़ें हुई थी? तो ये कौन बताता है? यही जो स्कॉलर होते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें शुरू में ही आपको समझा दी जाती है, पढ़ा दी जाती हैं कि जब आप हिस्ट्री को चालू करें, हिस्ट्री को पढ़ना चालू करें, तो आपको थोड़ी सी समझ हो कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। दूसरी चीज़ कि मान लीजिए आप भारत के नागरिक हैं और आपको अपने इतिहास के ही बारे में जानकारी नहीं है, अपने भूगोल के ही बारे में जानकारी नहीं है, तो फिर आप किस तरीके के नागरिक हैं? मतलब आप में और जानवर में फ़र्क क्या हुआ? तो इसलिए हमें थोड़ा सा अपने इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इससे हम अपने भविष्य को भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इतिहास में जैसे कुछ गलतियाँ भी तो हुई हैं, जैसे कि भारत में जब विदेशी आक्रमण हुए तो क्यों हुए? इसलिए हुए क्योंकि हम लोग कमज़ोर थे, आपस में जाति और बहुत सारे कल्चर, भाषाओं में बँटे हुए थे, यूनिटी नहीं थी। तो इतिहास से ये सारी चीज़ें भी सीखने को मिलती। इतिहास से बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। इतिहास को पढ़ने का उद्देश्य ही यही होता है कि आप चीज़ों को सीखें और गलतियाँ करने से बचें। एक इंसान की एक ही लाइफ होती है 60-70 साल की, और दुनिया में आपको इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अपनी लाइफ में कि आप हर चीज़ खुद के एक्सपीरियंस से नहीं सीख सकते। उसको आपको दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना होगा और किताबें, कुछ अच्छी किताबों पढ़ के सीखना होगा। हर चीज़ आप चाहेंगे कि खुद एक्सपीरियंस करें खुद। अब जैसे हमें ये कैसे पता है कि किसी ताकतवर व्यक्ति से हमें तब तक नहीं लड़ना है जब तक हम खुद भी उतने ताकतवर ना हो जाए, ठीक है। तो ये आप जब थोड़ा सा जानेंगे उसके बारे में, आप अगर अपने पोरस और सिकंदर की लड़ाई के बारे में आपको पता ही नहीं है कि भाई पोरस थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा किन्हीं कारणों से, क्योंकि उसके पास आधुनिक हथियार नहीं थे, इसलिए सिकंदर जीत गया। तो ये बात आपको समझ में आई ना कि आपको युद्ध जीतने के लिए सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, आपके पास आधुनिक हथियार भी होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चल रही है? हिस्ट्री से। उसी तरीके से ज्योग्राफी का अपना इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक्स का अपना इंपॉर्टेंस है, हर सब्जेक्ट का अपना इंपॉर्टेंस है। तो इतिहास पढ़ने का यही इंपॉर्टेंस होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन सारे वीडियो के जो PDF हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम, NRI अकेडमी का एक टेलीग्राम चैनल है यूट्यूब पे, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसको आप ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इन सारे ही वीडियो के PDF भी मिल जाएंगे और वहाँ से आप PDF भी पढ़ते रहें, MCQ भी किसी न किसी बुक से लगाते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।